हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो मेरी कंटिन्यूएशन है। लास्ट जो पार्ट फर्स्ट थी डायलिसिस की, ये है आपका सेकंड पार्ट। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। पहले जानते हैं कि ये डायलिसिस क्या होता है। क्विक रिवीजन। डायलिसिस एक ऐसा मेथड है या प्रोसीजर है जो ब्लड को आर्टिफिशियली मशीन्स के हेल्प से या आउटसाइड या बॉडी के बाहर फिल्टर करके फिर जो प्योर ब्लड होता है उसको बॉडी के अंदर भेजा जाता है। ये हमने पार्ट फर्स्ट में अच्छे से डिस्कस किया था डायलिसिस और उसके टाइप्स। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा अभी तक तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट फर्स्ट की लिंक मिल जाएगी, उसको तुरंत जाके देखें जिससे यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाए, इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। पेरिटोनियल डायलिसिस एज पर नेम पता चल रहा है कि पेरिटोनियम लेयर या पेरिटोनियल कैविटी में जो डायलिसिस करवाई जा रही है दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके, अब देखते हैं इसके एम क्या होते हैं। ये पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों करवाया जा रहा है? टू रिमूव टॉक्सिक और मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब बॉडी में अगर किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जो डिजीज कॉज कर सकते हैं या जिसकी वजह से बॉडी को हार्म हो सकता है या जो बॉडी को कोई इन्फेक्शन या ऐसा कुछ कॉज कर सकते हैं जिससे हमारा या बॉडी का नुकसान हो सकता है, दैट आर टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक, तो पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों करवाया जा रहा है? बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस या मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो ब्लड में कुछ इम्प्योर या वेस्ट सब्सटेंस मिल जाते हैं जो किडनी जाके फिल्टर कर देती है। तो किडनी जब ये काम नहीं कर पा रही है तो ये हम आर्टिफिशियली डायलिसिस के थ्रू, यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस के थ्रू करवाते हैं। तो यहाँ पे एम क्या है? टॉक्सिक और मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से रिमूव करना। फिर है टू एस्टैब्लिश नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बॉडी में जो फ्लूइड लेवल को भी मेंटेन करना और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करना, ये डायलिसिस प्रोसीजर में आपका होता है। ठीक है, तो ये हो गया पेरिटोनियल डायलिसिस के एम। ये पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है आपका, वो पेरिटोनियम लेयर में, पेरिटोनियल कैविटी में एक कैथेटर डाल के करवाया जाता है। ठीक, इसका प्रोसीजर हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है वो आपकी 4 to 6 आवर के लिए की जाती है या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कहीं कहीं पे ये चीजें थोड़ी सी वेरिएट होती हैं या चेंज भी हो जाती हैं। 3 to 6 आवर, 3 to 4 आवर, 4 to 6, 4 to 8 आवर ऐसे प्रोसीड किया जाता है। ठीक, और ये जो फ्लूइड बाहर आता है, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा कि पहले एक फ्लूइड जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, फिर वहां से लगभग आपका 4 to 6 आवर के लिए रुकेगा, फ्लूइड को छोड़ा जाएगा, फिर वो बाहर जब आएगा तो उसमें लगभग आपका 30 to 40 मिनट लग जाएगा। ठीक है, ये लगभग 30 to 40 मिनट का प्रोसीजर जब ड्रेनेज हो रहा है उसमें लगेगा। ये चीज हम क्लियरली आगे प्रोसीजर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। मेनली पेरिटोनियल डायलिसिस के 3 मेथड होते हैं। एक होता है एपीडी, सीएपीडी, एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस। एपीडी का फुल फॉर्म है आपका ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ये ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस का नेम से पता चल रहा है, ऑटोमेटेड इज रिलेटेड टू ऑटोमेटिक, इसीलिए इसमें मशीन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस जो है आपका सीएपीडी। थर्ड टाइप है आपका एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस। एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है। ओके, इसीलिए इसका नाम है एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस। एक बार फिर से देखते हैं मेथड्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। फर्स्ट है आपका एपीडी, दैट इज ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ऑटोमेटेड इज रिलेटेड टू ऑटोमेटिक, सो ये मशीन के हेल्प से किया जाता है। सीएपीडी, सीएपीडी का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। ये है आपका मैनुअली किया जाता है, इसमें मशीन का यूज नहीं किया जाता। फिर है एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस। एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब एक्यूट पीरियड के लिए या थोड़े टाइम के लिए या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसी डायलिसिस का पेरिटोनियल डायलिसिस की जाती है। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर क्या होता है। फर्स्ट देखिए, डायलिसेट इज यूज्ड। डायलिसेट का यूज किया जाता है। अब डायलिसेट क्या होता है? डायलिसेट वो फ्लूइड होता है जो पेरिटोनियम कैविटी से बॉडी के अंदर जाता है, फिर उधर से उसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट ये सब मिक्सअप होते हैं और फिर वो बाहर दूसरे ड्रेनेज होके बाहर निकल आता है। तो डायलिसेट इज अ फ्लूइड। ओके, ये फ्लूइड होता है
जो डायलाइजर के अंदर होता है। जैसे हीमोडायलिसिस में डायलाइजर के अंदर आपका जो फ्लूइड होता है वही यहाँ पे डायलिसेट फ्लूइड जाएगा पेरिटोनियम कैविटी से, और पेरिटोनियम लेयर इज यूज्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और पेरिटोनियम लेयर आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। फ्लूइड जाएगा, फिर वहां से उसमें वेस्ट प्रोडक्ट सब मिक्सअप होगा और फिर वो दूसरे ड्रेनेज से बाहर निकल आएगा। ओके, फिर इसका ड्वेल टाइम होता है कि कितने टाइम तक फ्लूइड पेरिटोनियम कैविटी में निकलेगा। ये तुरंत नहीं होता कि फ्लूइड गया फिर निकल रहा है इधर से जा रहा है, नहीं, पहले फ्लूइड जाएगा फिर उसका ड्वेल टाइम मतलब उसको कुछ टाइम के लिए एब्डोमिनल कैविटी में छोड़ दिया जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू कोई जैसे 3 to 4 आवर्स तक करता है, कोई 4 to 6 आवर कर रहा है। ठीक, तो ड्वेल टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। फिर है हेपरिन इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले हेपरिन जो एक एंटी कोगुलेंट मेडिसिन है उसको एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कोगुलेशन या फिर खून के जमने की कोई रिस्क हो उसको रोका जा सके या प्रिवेंट किया जा सके। ओके, एक डायग्राम के हेल्प से हम पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर समझते हैं। देखिए, ये है आपका एक कंटेनर, ठीक, ये है दूसरा, ये आपका कैथेटर है। ओके, ये एब्डोमिनल कैथेटर। ओके, इसी से आपका ये यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी में यहाँ से पहले फ्लूइड जाएगा। ओके, यहाँ से फ्लूइड गया, यहाँ पे आपके नॉब लगे रहते हैं जिससे फ्लूइड के फ्लो को जिसका रेट है उसको कंट्रोल किया जा सके। जब यहाँ से पहले ये नॉब ओपन हुआ, फ्लूइड आपके पेरिटोनियल कैविटी में गया, जो है आपका डायलिसेट फ्लूइड आपका एब्डोमिनल कैविटी में गया। यहाँ पे ड्वेल पीरियड या ड्वेल टाइम तक, जैसे 4 to 6 आवर हुआ या 4 to 8 आवर या 3 to 4 आवर यहाँ पे पेरिटोनियम में था। फिर यहाँ जाएगा, ये पेरिटोनियम आपका एक्ट करेगा एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर उधर से आते टाइम ये नॉब ओपन होगा और ये फ्लूइड फिर से वापस आ जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो पेरिटोनियम की जो प्रोसीजर होती है वो बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं होती। इसको हम अगर बता दिया जाए तो पेशेंट के जो घर वाले हैं, एटलीस्ट पेशेंट भी कर सकता है उसको, और जो केयर गिवर है उसको इजीली कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। तो मोस्टली ये एब्डोमिनल कैथेटर क्रोनिक पेशेंट जो होते हैं जिनको घर पे जाके मतलब पूरे टाइम या बार बार फ्रिक्वेंटली डायलिसिस की जरूरत होती है उनको दिया जाता है। ठीक, मोस्टली प्रिफर किया जाता है हीमोडायलिसिस मेथड, जो आदमी जाएगा हॉस्पिटल में करवा के फिर घर आएगा। ओके, ये प्रोसीजर है। एक वीडियो के हेल्प से हम प्रोसीजर देखते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे होता है। देखिए, पहले जाएगा फ्लूइड, फिर धीरे धीरे पेरिटोनियम में गया तो टाइम तक रहा, फिर से वो ड्रेनेज में वापस आ जाएगा। ऐसे ही पेरिटोनियल डायलिसिस की प्रोसीजर प्रोसीड होती है। ओके, यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमने मेथड, प्रोसीजर। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। जैसे पेरिटोनियम में क्या है कि पेरिटोनियम ही ज्यादा वर्कआउट कर रही है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पेशेंट में। तो डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखिए, कॉम्प्लिकेशन या तो एक्यूट हो गए आपके या तो क्रोनिक हो गई। पहले देखते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन या थोड़े टाइम के लिए कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। पहला है आपका पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस होता है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम लेयर। ये आइटिस जहां भी आएगा डेट इज इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। ठीक, अलग अलग पार्ट में, जैसे पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाटाइटिस, अलग अलग पार्ट के हिसाब से आइटिस अगर उसमें लगा है उसका मतलब है इन्फ्लामेशन या उस पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है। ठीक, यहाँ पे पेरिटोनियम का ही ज्यादा वर्कआउट हो रहा है या फिर वही एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है, तो आपका इन्फेक्शन कहाँ हो सकता है, पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनियम लेयर में इन्फेक्शन होगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि पेरिटोनाइटिस हो गया है, इसमें फ्लूइड जो होगा वो
जो फ्लूइड आएगा आपका डायलिसेट से वापस, हमने डिस्कस किया था ना, नेक्स्ट जब वापस आएगा दूसरे कंटेनर में, दूसरे पाउच में, तो उस टाइम पे फ्लूइड का कलर क्लाउडी हो सकता है, मतलब थोड़ा झाग झाग टाइप का वो फ्लूइड हो सकता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि पेरिटोनाइटिस की कंडीशन हो गई है। तो इसके लिए पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। पेरिटोनाइटिस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे जिससे इसको ट्रीट किया जाए। फिर दूसरा हो सकता है लीकेज। हो सकता है कि पेरिटोनियल जब डायलिसिस हो रहा है उस टाइम पे लीकेज की कंडीशन हो सकती है, ठीक, फ्लूइड लीक भी कर सकता है। फिर है ब्लीडिंग। कभी कभी क्या हुआ, कोई टिश्यू इंजर हो गया, मतलब अंदर पेरिटोनियम तक सही से इंसर्ट नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से आपका ब्लीडिंग हो जाएगा, और सही से इंसर्ट होने का ही कॉम्प्लिकेशन लीकेज है, ठीक। फिर ये सब थे आपके, ये है आपके एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, ठीक। अब देख लेते हैं क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। एब्डोमिनल हर्निया या लोअर बैक पेन, ये आपके क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो एब्डोमिनल हर्निया क्या हो सकता है? हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बल्ज आउट हो जाता है, मतलब कोई ऑर्गन अपनी जगह से स्लाइड होके या फिर इधर उधर मूव कर जाता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल हर्निया इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, जब पेरिटोनियम अपना वर्क कर रही है, सब प्रोसीजर हो रहा है, तो उस टाइम पे एब्डोमिनल का प्रेशर या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल हर्निया की कंडीशन एज क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर है लोअर बैक पेन। ये चीजें आपकी, ये प्रेशर बढ़ रहा है, हर्निया हो रहा है या पेरिटोनाइटिस हो रहा है, जिसकी वजह से आपका लोअर बैक पेन एक क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन या पूरे टाइम पे एज अ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ये सब था आपका कॉम्प्लिकेशन। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमने डिस्कस कर लिया पहले मेथड्स क्या होते हैं, पेरिटोनियम का एम क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, प्रोसीजर हमने देख लिया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। सिंपली मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।